Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. So students, previous video में हमने chemical bonding one shot complete कर लिया है. I hope आपने videos देखे and you like the previous videos. आज के इस particular video में हम chemical bonding के ऐसे top 15 questions के ऊपर discussion करेंगे जो previous years में पूछे गए हैं and जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं और जिनके नीट 2024 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और आज के इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम ये देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनका डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना हो तो एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ये पोलैरिटी की कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको डाइपोल मोमेंट। अगर आपको नहीं पता डाइपोल मोमेंट क्या होता तो फटाफट से प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहां पर मैंने बता रखा है आपको वन शॉट में। फिर देन इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखो। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, ध्यान से सुन लेना। डाइपोल मोमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार सीक्रेट बताने जा रही हूं। सीक्रेट क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो अब शॉर्ट ट्रिक काम में लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि डाइपोल मोमेंट सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स आपको बस एक छोटा सा, ये सिंपल सा सीक्रेट ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पर सेंट्रल एटम कौन से हैं? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर एंड फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, देन उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम सल्फर और सबसे कम कार्बन की। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। बिकॉज यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, देन उसके बाद में अमोनिया का, उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड का एंड उसके बाद में मीथेन का। सो आप इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है कि अमोनिया एंड NF3 दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एंड क्यों? सो स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको एक सिंपल सी जो मैंने ट्रिक बताई थी भी आपको, बहुत ही एक स्पेशल जो मैंने आपको सीक्रेट बताया था, बस आपको वही ध्यान में रखना है कि डाइपोल मोमेंट सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। बट अगर इन केस सेंट्रल एटम अगर सेम हो किसी मॉलिक्यूल में तब हम सेंट्रल एटम को काम मिलेंगे। डाइपोल मोमेंट सेंट्रल एटम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वो तो कब काम मिलोगे? जब सेंट्रल एटम्स क्या हो? डिफरेंट हो मॉलिक्यूल्स में। बट अगर सेंट्रल एटम सेम हो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला क्या मिले ना? फॉर्मूला क्या है कि डाइपोल मोमेंट सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उस कंपाउंड, उस मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट उतना ही लेस, उतना ही कम होगा। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण NF3 का डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। किससे? अमोनिया से। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया कि NF3 और NH3 इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है? तो NH3 यानी अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NH3 से। लेकिन इसका रीजन क्या है वो देखो। ये तो शॉर्टकट तरीका था सिर्फ बॉन्ड एक तरह से ऑर्डर फाइंड आउट करने का, बट इसका एक्चुअल रीजन क्या है वो देखिए। कि जब हम डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं सो एक एरो से शो करते हैं, इस टाइप के एरो से।
एरो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है और पॉजिटिव एटम की तरफ ये कट लगा हुआ होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एटम एंड लोन पेयर। ठीक ऐसे ही हम NF3 पे भी एरो शो कर देते हैं डायपोल मोमेंट। जब ऑर्बिटल डायपोल्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उस मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट ज्यादा आता है, बट अगर दो डायपोल ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस कंडीशन में डायपोल मोमेंट कम आता है या फिर कैंसिल आउट हो जाता है। एज यू नो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एरोस हैं डायपोल ऑर्बिटल्स हैं ये सेम डायरेक्शन में ही है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो डायपोल्स है एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो अमोनिया का कोई ना कोई डायपोल मोमेंट आएगा और वो ज्यादा आएगा। बट इन द केस ऑफ NF3 यहाँ पर देखो एक एरो इस तरफ है और एक एरो इस तरफ है, दोनों ऑर्बिटल डायपोल्स क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोज है। अब जनरली तो हम क्या देखते हैं कि हम इनको जब ये ऐसे कंडीशन होते हैं कि दोनों डायपोल ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं और उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाता है। बट ऐसा हम कब करते हैं जब ये सारी बॉन्ड लेंथ क्या हो, सेम हो। बट NF3 के केस में ऐसा नहीं है, अगर एक +5 है तो दूसरी -2 या फिर -3 है। अब ठीक है ना, अब देखो जब हम सेम डायरेक्शन वाले डायपोल ऑर्बिटल्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने माना कि इन दोनों की जो लेंथ है वो +5 है, तो टोटल कितना आया हमारे पास 10। लेकिन जब यही ऑर्बिटल डायपोल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो फॉर एग्जांपल माना कि एक +5 है तो दूसरी को हम मान लेते हैं -3 है, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, सेम नहीं है यहाँ पर बॉन्ड्स की। ठीक है, एक तरफ बॉन्ड्स है एक तरफ लोन पेयर, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। सो एज तो आप देख सकते हैं कि जब दो ऑर्बिटल डायपोल्स एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होते हैं उस कंडीशन में नेट डायपोल मोमेंट ज्यादा आता है, और जब दोनों ऑर्बिटल डायपोल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दो कंडीशन है, अगर दोनों की लेंथ सेम है +5 -5 तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। बट अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल के अंदर और अगर बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो सेम नहीं हो, उस कंडीशन में हम डायपोल्स को कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, ऑर्बिटल डायपोल्स डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। यही रीजन है कि NH3 का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है और NF3 का डायपोल मूवमेंट कम होता है। आई होप डायपोल मूवमेंट से सिर्फ एप्लीकेशंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट दे दी जाएंगे लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ट्रिक्स को लिख लो, और ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ के आना है, सारे करके आने हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ। इफ अ मॉलिक्यूल हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और लेस देन 14, उस कंडीशन में हम कुछ इस प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ओके, यू नो कि 1 नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14। सो हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये क्या है, ये एनर्जी का ऑर्डर है, और जब हम 1s से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जीज क्या हो रही है, ऑर्बिटल की इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की, तो सिग्मा 1s, देन उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, उससे ज्यादा सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2x, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px और पाई 2py। इन दोनों की एनर्जीज क्या रहेंगी, इक्वल एनर्जी लेवल पे है ये, इन दोनों की एनर्जी इक्वल रहेंगी। बट अगर केस कैसा होता, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा, उस कंडीशन में आप किस टाइप के तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे,
और कैसे उसका एनर्जी लेवल बताएंगे। चेंजेस कहीं पर नहीं करने, सिर्फ चेंजेस करने आपको 2p इन दो पोर्शन में चेंजेस करने, बाकी का पोर्शन सेम रहे। ये जो पाई 2px पाई 2px पाई 2py तो चला जाएगा ऊपर और सिग्मा 2pz आ जाएगा नीचे। पहले क्या था 2 1 था ना, अब क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। बस आपको इतना सा ही चेंजेस करने हैं। ये पाई हो गया, यहाँ पर सिग्मा 2pz हो गया। तो एनर्जी लेवल्स में अब ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपको कहाँ चेंज करना है, सिर्फ यहीं पे चेंज करना है। सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py बाद में आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। यहां पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किन का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। सो सिंपल सी बात है। चलो अब इसके लिए भी फटाफट से एक सीक्रेट बता देती हूँ मैं आप लोगों को, फटाफट से नोट डाउन कर लेना। इफ मॉलिक्यूल्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलो सेम बॉन्ड ऑर्डर। अगर मॉलिक्यूल के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सेम बॉन्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। एंड NO के पास कितने होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखो दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है ना, यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम नहीं होगा। O2 के लिए कितना होता है, O2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। NO- के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16। यहाँ पर भी दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर इनका भी सेम नहीं होगा। CN-NO पॉजिटिव का देखते हैं, तो CN- के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। NO पॉजिटिव के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 14 होते हैं। बिकॉज यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। और अगर मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3। तो यहां पर CN- और NO पॉजिटिव दोनों के लिए ही बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। ऐसे आप 4 के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे N2+ के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 13 और CN पॉजिटिव के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सेम ना होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ पर स्पीशीज आपको थोड़ी डिफरेंट दे दी जाए, पैटर्न सेम रह सकता है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप ये डायरेक्ट ट्रिक यूज में लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ना तो आपको यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूले से निकालने की जरूरत है, ना कोई ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत है। सिंपल ये ट्रिक फॉलो करो और फटाफट से इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व कर लो। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को। फटाफट से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल, इनमें से ऐसे कौन से पेयर्स हैं जो एक दूसरे के आइसोस्ट्रक्चरल भी यानी जिनकी स्ट्रक्चर भी सेम है एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है, दैट मींस जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला पता है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। निकालते कैसे हैं, N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, माइनस प्लस, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर दो और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर दो, जो भी वैल्यू आती है उसको डिवाइड कर दो 2 से। इस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बेरिलियम के पास टोटल वैलेंस शेल में, बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई हाइड्रोजन या फिर हेलोजन हो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +1 ऐड करते हैं। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के लिए 2 ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 2 आती है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कैसी होती है, शेप कैसी होती है, लीनियर। अब देखते हैं टेलुरियम आयोडाइड। यहाँ पे टेलुरियम ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना, और ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज सराउंडिंग एटम आयोडीन्स हैं तो हेलोजन या फिर हाइड्रोजन होते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +1 ऐड करते हैं। यहाँ पर कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है, तो 2 ऐड कर दो, डिवाइड कर दो इसको 2 से। सो इसके लिए ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू 4 आएगी, और अगर n की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। sp3 के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल्स होती है। बट आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर
सराउंडिंग एटम 2 है, जबकि टेट्राहेड्रल्स में तो सराउंडिंग एटम कितने चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं हमें। सो इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पर 2 सराउंडिंग एटम है, तो 2 क्या होंगे, यहाँ पर लोन पेयर होंगे। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप कैसी हो जाएगी उसकी, वी शेप, जस्ट लाइक वी शेप। बात करते हैं IBr2 माइनस की। सो आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 2 ब्रोमीन, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको ऐड कर दो, कितना नेगेटिव चार्ज है, -1, तो ऐड कर दिया हमने यहाँ पर +1। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 5 आएगी। n की वैल्यू 5 आने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, ज्योमेट्री होती है sp3d के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब sp3d के अंदर कितने सराउंडिंग एटम कितने होने चाहिए, 5। यहाँ पर सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। दैट मीन्स यहाँ पर 3 क्या है, लोन पेयर। तो जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 3 लोन पेयर आ जाते हैं तो उसके लिए शेप कैसी हो जाती है, लीनियर। ऐसे ही IF3 के लिए देखते हैं। सो 7 प्लस फ्लोरीन के लिए 3 डिवाइड बाय 2, यहां पर भी कितना आएगा, टोटल 10 आएगा। यहां पर भी कितना आएगा, टोटल 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 आएगा। और 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, sp3d होगा। एंड sp3d के लिए ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पर सराउंडिंग एटम 3 है, सराउंडिंग एटम होते कितने हैं sp3d में, 5 होते हैं ना, तो 5 में से 3 तो सराउंडिंग एटम आ गए, बाकी के 2 क्या होंगे यहाँ पर, लोन पेयर। तो अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, उस कंडीशन में उसकी शेप कैसी होती है, टी शेप। ऐसे फटाफट से XeF2 के लिए देखते हैं। जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 फ्लोरीन के लिए ऐड किया हमने, तो 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 अगर हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। sp3d होने पर ज्योमेट्री एज यू नो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कितने सराउंडिंग एटम होने चाहिए, 5 होने चाहिए ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। यहाँ पर कितने हैं, 2। 5 में से 2 सराउंडिंग एटम है, दैट मींस बाकी के 3 क्या है, लोन पेयर है। तो अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, उस कंडीशन में उसकी शेप होती है लीनियर। अब फटाफट से मैच कर लेते हैं। देखो, तो जब आप इस पूरे कंपाउंड को देखते हो तो आप देखोगे कि सिर्फ IBr2 माइनस एंड XeF2 इन दोनों के पास ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दोनों की स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम। दोनों के पास ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3d, और दोनों के पास ही नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, दोनों की स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है, लीनियर। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। आपको यहाँ पर 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, बताना है कि बॉन्ड एंगल्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। अगर आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो आप हेल्प लो हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उसके लिए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, sp3 के लिए कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अमोनिया, वाटर एंड अमोनियम आयन तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो वहां पर बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। sp3 के लिए बॉन्ड एंगल्स होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स में, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है बट उनके बॉन्ड एंगल डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों, इसका रीजन ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो लोन पेयर इंक्रीज होने के साथ साथ उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है। ध्यान रखना, किसी मॉलिक्यूल में जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होते जाते हैं उस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है। एज यू नो कि अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर्स होते हैं एंड अमोनियम आयन में 0 लोन पेयर, यानी कोई लोन पेयर नहीं होता। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले का, जो कि है CO2 180 डिग्री होता है। उसके बाद में उस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा जिसके पास लोन पेयर नहीं है। सो सेकेंड नंबर पे आएगा अमोनियम आयन। थर्ड,
अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है ना, तो उसके बाद में सो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा अमोनिया, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा? वाटर का। आप जानते हैं अमोनिया का एज यू नो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया के केस में जब 1 लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा? 107 डिग्री के आसपास। वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर आ जाने से बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाएगा। कितना? 104 डिग्री के आसपास। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, लोन पेयर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो ये रही आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट ट्रिक। फटाफट से नोट डाउन करो। ऐसे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। वैरायटी ऑफ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा। फटाफट से नोट डाउन कीजिए और तैयार हो जाइए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। आपको यहाँ पर कुछ 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर का सही ऑर्डर क्या होगा। एज यू नो, देखो अब ये क्वेश्चन फजान रूल से लिया गया है और इसमें आपको डायरेक्टली बस एक बात पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, कि किसी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर कब आता है? जब किसी कैटायन पर हाई पॉजिटिव चार्ज हो एंड उस कैटायन का साइज क्या हो? स्मॉल, यानी छोटा हो। एंड एनायन पर हाई नेगेटिव चार्ज हो और एनायन का साइज क्या हो? बड़ा हो। इसके अलावा सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया कोई मॉलिक्यूल फॉलो करता है, दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल में, उस बॉन्ड में क्या पाया जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाएगा। सो एज यू नो, आप देख सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड में, अब देखो यहां पर एनायन तो सारे क्या है? सेम है, क्लोरीन है। तो यहां पर हम एनायन का साइज तो देखेंगे नहीं। किसका साइज देखेंगे? कैटायन का। लिथियम, अब LiCl में लिथियम पर +1 चार्ज है, BeCl2 में बेरिलियम पर +2 चार्ज है, यहाँ पर बोरोन पर +3 चार्ज है एंड कार्बन पे +4 चार्ज है। सो किसी कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उस कैटायन का साइज उतना ही छोटा होता जाता है। रीजन क्या है? कि कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो उस एटम का साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। कंपाउंड के अंदर उतने ही ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर पाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि CCl4 में कार्बन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इस CCl4 का। देन उससे कम BCl3, उससे कम बेरिलियम क्लोराइड और सबसे कम लिथियम क्लोराइड। तो ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर का ऑर्डर। ध्यान क्या रखना है? कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसमें उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। कैसे? देखो, अब कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा। अब क्लोरीन क्या है? एंड वी नो दैट क्लोरीन इज अ गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आयन दूसरे नेगेटिव चार्ज्ड आयन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। ये कैटायन इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस नेगेटिव आयन से, तो अब ये नेगेटिव आयन क्या करेगा? यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है वहां पर एज यू नो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो उस बॉन्ड में, उस मॉलिक्यूल में क्या आ जाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। और जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो बस ये सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला लगाओ और ऐसे क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लो। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी है। सो स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज जिनके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कहते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, देन उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ते हैं और चेक करना होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं। अगर है तब तो वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होगी। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेड की फॉर्म में है, तब वो स्पीशीज डायमैग्नेटिक होगी। एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना सब करें, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। तो लीजिए फिर एक और आप लोगों के लिए तैयार है इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी कि अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो 2 कंडीशन है, या तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आएगा या फिर बॉन्ड ऑर्डर
फुल नंबर्स में आएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1.5, 2.5, कुछ इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन में डेसिमल में आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों के लिए कि अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है तो वो मॉलिक्यूल 100% क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर नंबर्स में आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, कुछ इस प्रकार से, देन वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी होता है। तब हमें चेक करना पड़ता है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके एंड इलेक्ट्रॉन फिलअप करके। अब यहाँ पर आप देखिए, CO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, Cn माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, NO पॉजिटिव में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो किसी मॉलिक्यूल के पास, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3। तो CO, Cn माइनस, NO पॉजिटिव, तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होने की वजह से इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3। O2 माइनस की बात करें तो O2 माइनस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 हो तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है। अब 1.5 यानी फ्रैक्शन में आ गया ना, इसका मतलब O2 माइनस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पर आपको कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1s, 2p, 2s। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो स्टूडेंट्स, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, आइदर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या फिर डेल्टा बॉन्ड। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है ना, बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात ये आती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कब कब हो सकती है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि ओवरलैपिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए एक और सिंपल ट्रिक और इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए। वो ट्रिक आपको क्या काम में लेनी है कि ओवरलैपिंग साइज के, एटॉमिक ऑर्बिटल के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्शनल कैरेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, एंड परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अब देखो, जब भी आपको ओवरलैपिंग का ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उस एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज। साइज किसके हेल्प से चेक करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से। देखो, ये जो अपन यूज में लेते हैं ना यहाँ पर 1, 2, ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम होता है, उसमें ओवरलैपिंग उतनी ही स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पर इन तीनों के केस में सबसे कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है, 1s का, ठीक है ना, 1s। यहाँ पर दोनों के केस में ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू क्या है, कम है ना, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी 1s में। ध्यान रखना, n की वैल्यू, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि डोमिनेंट फैक्टर है। सबसे पहले आप वो देखोगे। देन जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, देखो यहाँ पर भी 1, 2 है, यहाँ पर भी 1, 2 है, उस कंडीशन में आप क्या चेक करोगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तरफ तो s है, एक तरफ sp है। s की कंपैरिजन में sp ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से इन दोनों में से सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किस में होगी, 1s 2p में, और सबसे कम ओवरलैपिंग होगी 1s 2s में। सो स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन पूछा जाए ना तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले तो आपको n की वैल्यू चेक करनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देन आप क्या चेक करोगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और लास्ट में आप क्या चेक करोगे, परसेंट एस कैरेक्टर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ट्रिक मैंने बताई है, तरीका बताया है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, फटाफट से नोट डाउन कर लो बिना कोई देर किए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when O2 changes into O2 minus then electron goes to which of the orbital। मतलब जब O2 O2 माइनस में कन्वर्ट होता है तो बताओ कि
जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा। अब देखो यहाँ पर O2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 के पास कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स, और O2 माइनस यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 हो, उस कंडीशन में हम कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से का, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब देखो व्हेन यहां तक तो सभी में सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोर देन 14 है, तो पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz आएगा, देन 2px 2py। 1 2 2 1 वाला फॉर्मेट याद रखना है, 1 2 2 1, सिग्मा 2pz, ये है पाई 2px, पाई 2py, ये क्या हो गए, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। फिल करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, टोटल 17। ठीक है, तो सबसे पहले O2 के लिए करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। O2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां जाएगा, यहां पर। जब O2 माइनस में कन्वर्ट हुआ तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे गया, पाई स्टार में ना। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार। So when O2 changes into O2 minus, then electron goes to pi star, that means pi antibonding molecular orbital. The next question is, among the following which one have maximum lone pair repulsion? For examples देखिए, बताना है कि इनमें से किसके अंदर लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो लीजिए फिर एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक। अगर ये ट्रिक आप लोगों के साथ है तो फिर क्या ही बात है, फिर तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर ही लोगे। देखो, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर वो उस मॉलिक्यूल में उतना ही ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन होगा। लेट्स फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। सबसे पहले n की वैल्यू, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा। n की वैल्यू फाइंड आउट करना आपको पता ही है, सेंट्रल एटम के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। अगर सेंट्रल एटम के साथ हेलोजेंस हैं, हाइड्रोजन्स हैं, तो उनके लिए +1 ऐड कर दो। यहाँ पर तो सारे सराउंडिंग एटम के हेलोजेंस है, तो हमें +1 ऐड करना ही है यहाँ पे। ठीक है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, 4 फ्लोरीन्स के लिए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। सेम ऐसे ही XeF2 के लिए अगर हम देखें कि जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्लोरीन के लिए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। ClF3 के लिए देखें तो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 फ्लोरीन्स के लिए हो गए। यहां पर भी n की वैल्यू 5 आएगी। और IF5 के लिए देखें तो 7 तो आयोडीन के लिए, 5 फ्लोरीन्स के लिए डिवाइड बाय 2, तो 7 + 5 कितने होते हैं, 12। 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। लोन पेयर इज इक्वल टू n माइनस सराउंडिंग एटम। जो भी n की वैल्यूज हमारे पास आई है, जो कि हमने हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले से कैलकुलेट की है, उसमें से अगर हम सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर मिल जाएंगे। SF4 के लिए n की वैल्यू कितनी है, 5। 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 इज इक्वल टू 1। यानी SF4 के पास लोन पेयर्स कितने होते हैं, 1। ऐसे XeF2 के लिए देखें, n की वैल्यू 5 है, माइनस कर दे सराउंडिंग एटम कितने, 2, वैल्यू आ जाएगी 3। तो XeF2 के पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 3 होते हैं। ClF3 के लिए अगर हम ClF3 के लिए कैलकुलेट करें, n की वैल्यू 5 है, माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे ClF3 के लिए, 2। ऐसे ही अगर हम IF5 के लिए कैलकुलेट करें,
सो n की वैल्यू 6i है, सराउंडिंग एटम 5 है, 6 - 5 = 1, मतलब IF5 के पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होते हैं। सो मोर नंबर ऑफ लोन पेयर, मोर विल बी द लोन पेयर रिपल्सन। एज यू नो XeF2 में नंबर ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स। सो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा XeF2। सो आई होप ये ट्रिक आपको उतनी ही अच्छी लगी होगी जितना अच्छा ये क्वेश्चन है। इसी के साथ चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। सो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो देखो, शॉर्ट ट्रिक्स हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने की। सो देखो, O2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, O2 पॉजिटिव के पास 15, O2 माइनस के पास होते हैं 17। अगर मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो चाहे 14 से ज्यादा हो, उसमें से 14 में से 0.5 आपको डिक्रीज करते चलना है। सो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, 17 के लिए हो जाएगा 1.5। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का सही ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 पॉजिटिव का, देन O2 प्लस का, और सबसे कम O2 माइनस का। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि आपको मॉलिक्यूल से देंगे और पूछेंगे कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। देखो, किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ केसेस में बॉन्ड ऑर्डर जब सेम आ जाता है दो मॉलिक्यूल्स का, तो वहां पर हम स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर। अगर किसी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, जो कि हम H2 पॉजिटिव, H2 माइनस के केस, H2 नेगेटिव के केस में देखते हैं। सो ये आप लोगों के लिए एक और ट्रिक्स थी। आई होप आपको समझ में आ रही हैं सारी ट्रिक्स। सो चलो फिर एक और ट्रिक आप लोगों की। सो द क्वेश्चन इज a polar molecule is, we have 4 options, BF3, SiF4, SF4 and XeF4। आपको बताना है कि इन 4 मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा। सो स्टूडेंट्स, कोई मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर, ये हम फाइंड आउट करते हैं डायपोल मोमेंट के बेस पर। अगर मॉलिक्यूल के लिए नेट डायपोल मोमेंट 0 आता है, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और अगर मॉलिक्यूल के लिए नेट डायपोल मोमेंट दैट मीन्स म्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती, यानी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ नंबर्स आते हैं, यानी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आता है, तब उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। पड़ेगा सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। तो चलिए फिर करते हैं। BF3 एज यू नो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। SiF4 जस्ट लाइक CH4 मीथेन की जैसे स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल। सो ये हम फटाफट से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। SF4, अब देखो SF4 अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो देखो 6 + 4 10 / 2 = 5। 5 अगर n की वैल्यू आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। sp3d के लिए शेप ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब सराउंडिंग एटम 4 और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो 5 चाहिए होते हैं ना बॉन्डिंग पेयर। इसका मतलब एक क्या है, लोन पेयर। 1 लोन पेयर है तो इस पोजीशंस पे आएगा, 2 होते तो इस पोजीशंस पे आते, अगर 3 लोन पेयर होते तो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आ जाते। XeF4 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d2 आएगा, और sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज 2 लोन पेयर है इसके अंदर, तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। अगर किसी मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल,
परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये सारी क्या होती है, रेगुलर शेप्स होती है, तो इनके लिए ऑलवेज नेट डायपोल मोमेंट 0 आता है और ये नॉन पोलर्स होते हैं। सो अगर ये ऑर्बिटल डायपोल्स सेम डायरेक्शंस में होते हैं तब तो उस कंडीशन में डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है और वो मॉलिक्यूल पोलर होता है। बट अगर ये ऑर्बिटल डायपोल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और दोनों की डिस्टेंस सेम है, उस कंडीशन में ये दोनों ऑर्बिटल डायपोल्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। सो एज यू नो, यहाँ पर देखो सबसे पहली बात रेगुलर शेप और ट्रायगोनल प्लेनर, तो आपको पता ही है कि इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि देखो एक ऊपर है एरो एक नीचे है एरो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर। सेम ऐसे ही टेट्राहेड्रल एक रेगुलर ज्योमेट्री है, दोनों डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर। XeF4 के केस में आप देख सकते हैं, यहां पर भी देखो ये डायपोल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाले डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और इधर वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बिकॉज सो यहां पर ये भी क्या होगा, इसके लिए भी म्यू की वैल्यू 0 आएगी, दैट मीन्स ये भी नॉन पोलर होगा। बात करें SF4 की, बट यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं कि ऑर्बिटल डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कैंसिल आउट ना करने की वजह से इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। सो मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछे गए हैं और जिस टाइप और जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं उन पे सभी तो हमने डिस्कशन कर लिया। फॉर्मेट देखो सेम रहता है, बस क्वेश्चंस को लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, कितनी वैरायटी ऑफ आ सकते हैं, वो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में आपको छोटी सी चीज और बता देना चाहती हूँ कि देखो कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस टाइप के इंटरफेरेंस से बनते हैं, यानी किस टाइप के इंटरफेरेंस से बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। तो देखो कि एटॉमिक ऑर्बिटल को साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल दो टाइप के हो सकते हैं, मे बी दोनों सेम वेव फंक्शन के हो या फिर दोनों डिफरेंट वेव साइन के हो। अगर दो सेम वेव साइन के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं और इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। बट जब दो डिफरेंट वेव साइन के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो इस प्रकार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। बॉन्डिंग को हम बी से शो करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार मार्क करके शो करते हैं। इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। जनरली तो नहीं पूछा जाता, पर बाय चांस अगर एग्जाम्स में पूछ लिया जाए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट के बेस पे, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज हमने केमिकल बॉन्डिंग के 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और जिनके इन फ्यूचर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है उन पे डिस्कशन किया है और बहुत सी स्ट्रेटेजीज के साथ डिस्कशन किया है। आई होप ये स्ट्रेटेजीज, ये सरप्राइज, ये ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और इसके बेस्ड पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और अगर आप ऐसे बहुत से सेशन चाहते हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, एक ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ जिससे जो आपकी केमिस्ट्री को बनाएंगे और भी आसान और आपको नीट क्रैक करने में करवाएंगे बहुत ज्यादा हेल्प। इसी के साथ सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।